This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये पेपर में 9 मार्क्स का आया, राइट। 3 नंबर का ए पार्ट जो तो थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेट करता है और 6 नंबर का। अब आईकैप ने रिमार्क्स में कहा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चला कि फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं मार्केट रिस्क के अलावा। ठीक है, लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम मार्केट रिस्क आइडेंटिफाई अदर ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें तो टोटल 3 होते हैं। ये ए पार्ट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल रिस्क टोटल कितने होते हैं? 3। एक मार्केट रिस्क जिसे स्पेकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं, मार्केट रिस्क। एक हो गया लिक्विडिटी रिस्क, और एक हो गया क्रेडिट। आई कैप ने इसमें पूछा है, ये 2 रिस्क के नाम पूछे हैं, ये नहीं पूछा है क्योंकि कहते हैं इसके अलावा बताओ, कहता है। और फिर उसने आगे सवाल के अंदर ये भी पूछा, कहता है कि आइडेंटिफाई टू स्ट्रेटजीज टू मैनेज ईच ऑफ दी। 2 स्ट्रेटजीज बतानी है। ठीक है, अब हमारी बुक में लिक्विडिटी रिस्क की तो लिखी 2 हुई हैं। एक क्या लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लो, कि जब आपको लगे कि आपके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। लिक्विडिटी रिस्क यही होता है कि जब पेमेंट आए और हमारे पास पैसे ना हो। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लो। और दूसरा, अपनी जो वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर करो। वर्किंग कैपिटल रेशियोज को, कौन सी रेशियोज भला वर्किंग कैपिटल में आती हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, इनको प्रॉपर मॉनिटर करो। और कैश ऑपरेटिंग साइकिल को देखो कि आपका साइकिल जो ज्यादा डेज तो नहीं मांग रहा। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जब हम उधार पे कोई चीज दे देते हैं, अब हमें रिस्क होता है कि हो सकता है कलेक्शन ही ना हो। तो इसकी भी 2 स्ट्रेटजीज हैं। पहली स्ट्रेटजी कि आप क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दें, उससे ज्यादा उधार ना दिया करें। दूसरा, अपने डेटर की इंश्योरेंस करवा लें कि अगर आपके कोई बैड। जी जी, कोई बात पूछना चाह रहा था, इंश्योरेंस ऑफ डेटर्स। उसने 2 चीजें पूछी हैं, क्रेडिट लिमिट, अपनी जो सेलिंग पॉलिसीज है उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाएं। मतलब कि उन डिफॉल्टर लोगों को दोबारा सेल्स ना करें जो ऑलरेडी बैड डेट्स में है। या आप ये भी कह सकते हो कि गारंटी लें, जो डेटर्स जिनको आप चीजें बेच रहे हैं वो उनकी गारंटी लें, कोई उसके बदले कोई चीज अपने पास रखें, या किसी थर्ड पार्टी की गारंटी लें, किसी बैंक की गारंटी लें। ठीक होगी बात। तो ये ए पार्ट था। देखा लोगों ने क्या किया इस ए पार्ट में। लोगों ने क्या किया पेपर में, आप जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर मैं आपको रिमार्क्स पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट के रिमार्क्स देखिए। कहता है मैक्सिमम एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अदर कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाई कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, दे मिस्टेकनली प्रोवाइडेड प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव। ये तो मेन रिस्क की टाइप्स है, ये फाइनेंशियल रिस्क थोड़ी है। ये तो स्पेकुलेटिव रिस्क बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क होता है। उसने फाइनेंशियल रिस्क की फर्दर टाइप्स पूछी थी। ठीक होगी बात। चलें, अब हम अपने पार्ट 2 पे चलते हैं। बी पार्ट 6 नंबर का था, मनी मार्केट हेज। सवाल में देखा करें प्लीज कि आपको पूछा क्या गया है, मनी मार्केट हेज पूछा गया है, इफेक्टिव रेट पूछा गया है, और रिकमेंडेशन वेदर द हेज वुड बी बेनिफिशियल फॉर एफसीएल और नॉट। 3 सवाल पूछे गए हैं सवाल के अंदर। अगर अब एक सवाल का जवाब देकर आएंगे तो मार्क्स कम आएंगे। हम लोग 2 अल्फाज पढ़ लेते हैं और अपना सवाल शुरू कर देते हैं। जो पूछा है वो जवाब देकर आओ। ठीक है मेरे भाई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फीफा स्पोर्ट्स लिमिटेड एफएसएल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। एफएसएल हैज टू पे। लो जनाब, पेमेंट की बात आ गई। पे की बात हो या इंपोर्ट की बात हो, एक ही बात हो जाती है जनाब। हमने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। 1 मिलियन
CNY मतलब चाइना की करेंसी, 6 months time. FSL plans to hedge his exposure to currency risk using the money market hedge. Following information is available. मनी मार्केट का सवाल हमेशा सबसे ज्यादा आसान होता है, सबसे ज्यादा आसान, राइट। उसके बाद वो कहता है जी 3 मंथ आपको रेट गिवन है। जब आपका एग्रीमेंट 6 मंथ का है तो 3 मंथ का तो कोई टोकन नहीं बनता, इसको तो खत्म करें पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट है 34.5, 3 महीने का एक्सचेंज रेट है 36.8 और 6 महीनों का हो गया 37.6। पहली बात 3 मंथ तो एवं एक फितना है, इसको खत्म करें। हमेशा याद रखें जब हम कन्वर्ट करेंगे तो करंट स्पॉट रेट पे करते हैं, ये तो आपको पता ही है। मनी मार्केट में जो हम स्टेप्स के अंदर रेट लेते हैं वो करंट स्पॉट रेट लेते हैं। और ये है कि इफ नॉट हैजिंग, अगर हैजिंग ना होती तो 37.6 रेट के साथ हमें पेमेंट करनी पड़ती। डन। अब सवाल हल करना शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जब हम मनी मार्केट का सवाल करते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CNY 1 million at the rate of foreign lending rate। जब हमने पेमेंट करनी हो लैंडिंग रेट डिपॉजिट रेट लेती हैं, लैंडिंग रेट या डिपॉजिट रेट लेते हैं। वजह क्योंकि हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, आज अपनी करेंसी में यानी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे, पेमेंट के टाइम पे पैसे मिल जाएंगे हमें। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं आज हम, क्योंकि अब पूरी स्टोरी तो हम सुना नहीं सकते, बस अब सवाल करते हैं। सबको पता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कौन सा रेट लेंगे मेरे भाई, फॉरेन डिपॉजिट रेट, लैंडिंग या डिपॉजिट रेट, फॉरेन डिपॉजिट रेट। ये है जनाब CNY 11.71%, 11.71%। आ जाओ जरा अपने पास कैलकुलेटर रखो, 0.11 11.71 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। कैलकुलेशन करते जाओ साथ साथ। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1171 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। जी मेरे भाई कितनी वैल्यू आ गई, 944,688। यही है 944,688। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, गुड हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम कन्वर्ट इनटू होम करेंसी, कन्वर्ट इट इनटू होम करेंसी। जी मेरे भाई, होम करेंसी हमारी पाक रुपीज है और रेट किस रेट पे गिवन इसको कन्वर्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका करंट स्पॉट रेट होता है 944,688। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये रेट गिवन है TKR मतलब रुपीस पर CNY, आपको गिवन है रुपीस पर CNY। जी जनाब, रुपीस पर CNY करेंगे तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 34.5 से, 34.5। हाँ जी जनाब, हमारे पास आंसर आ गया 325 91753, 91753, 325 91753। ओके,
अच्छा, मैंने ना वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ रही है 736। चलें जी, स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3, फाइंड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ लोकल। अब ऊपर डिपॉजिट रेट था, तो अब क्या आएगा? बोरिंग रेट। तो क्या करेंगे मेरे भाई? 32591,736 इंटू 1 प्लस, जी जनाब, रेट। कौन सा रेट आएगा? लोकल बोरिंग रेट 17.16%। 17.16% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अगर किसी को इसकी कहानी सुननी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अब तो हमने सवाल करने हैं, कहानियां तो इसकी खत्म हो चुकी हैं। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। एक सवाल तो उसने ये पूछा हमसे, लो जनाब, 32591,736 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1716 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। हमारे पास आंसर आ गया 35388। 35388 107। हाँ जी जनाब, आफ्टर 6 मंथ हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें इतनी पेमेंट्स करनी पड़े, 35.388 मिलियन। ओके, अब हम, ये तो हो गया ना, एक्सपेक्टेड पेमेंट फाइंड होगी। पहला सवाल वो कहता है कंस्ट्रक्ट मनी मार्केट हेज। ये मनी मार्केट हेज हो गया। अगला सवाल, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये हम आगे बता रहे हैं उसको, अब अगले उसके सवालों के जवाब। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मतलब जो रेट हमें पड़ रहा है पेमेंट करने के लिए। 35388 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करेंगे? किस पे डिवाइड करेंगे? कौन सा रेट है जिस पे हम डिवाइड करेंगे, जो हमें 1 मिलियन पे, वो इतने पैसे हमें 1 मिलियन पे करने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा आंसर हमें आना चाहिए PKR ओवर CNY। तो 35.388 बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 35.4 PKR पर CNY। अगर हम मनी मार्केट हेज करते हैं तो हमें एक CNY 35.4 रुपीज का पड़ रहा है, और अगर हम ना करते हैं तो हमें पड़ता 37.6 का। पेमेंट करने के लिए हमें पड़ रहा है एक्सचेंज रेट पर CNY 35 पॉइंट का, और अगर हम ना करते तो तब का रेट क्या था? 35.6 का। अगर वो हमसे ये पूछ ले कि बताओ गेन हुआ या लॉस, तो क्या करते? क्या करते? 35 और 37 का डिफरेंस लेकर फिर वो टोटल नंबर ऑफ डॉलर या CNY या रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते। रिकमेंड करो कि whether the hedge would be beneficial for FCL, the answer is yes। रिकमेंडेशन तो हम लिखेंगे रिकमेंडेशन में, या आप टोटल पेमेंट भी फाइंड कर सकते हो। इफेक्टिव रेट फॉर पेमेंट ₹35 पर CNY इज लोअर देन, पेमेंट के लिए है ना, तो पेमेंट के लिए लोअर देन बेस्ट होगा, इज लोअर देन 6 मंथ एक्सचेंज रेट।
जो कि है 37.6, राइट। तो मनी मार्केट हेज इज बेनिफिशियल फॉर मनी मार्केट हेज इज बेनिफिशियल। अब डायरेक्ट भी लिख देते, यस लिखकर आगे लिख देते कि इफेक्टिव रेट इज लोअर देन। अगर रिसीट होती तो हायर देन हमारे लिए इफेक्ट बेहतर होता। ठीक है जनाब, ये हमारा 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्लियर हो गया सबको? चले जी, इसके रिमार्क्स अगर देखते हैं कि इसमें लोगों ने क्या किया। सम एग्जामिनीज चूज इनकरेक्ट डिपॉजिट एंड बोरोइंग रेट, मतलब हो सकता है उन्होंने करंट या 3 मंथ वाला ले लिया। कैलकुलेटिंग द फंड रिक्वायर्ड, फिर एडिशनली सम एग्जामिनीज निगलेक्टेड कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कुछ लोगों ने इफेक्टिव रेट नहीं फाइंड किया था। डन। चलिए जी, ये हमारा सवाल हो गया। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे, वरना फिर अगले सवाल पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, ये स्प्रिंग 2022 का सवाल है। सवाल के अंदर कहता है कि आपने पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि विच ऑप्शन वुड बी मोर बेनिफिशियल, कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है। पूछ क्या रहा है? हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट, नो हेज। कहते हैं इनमें बताओ क्या सही रहेगा। Assume that on the date of the settlement of the transaction, spot rate is 1 USD is equal to 178.15, कहते हैं 1 USD 178.15 के बराबर है। ठीक होगी बात? दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो रेट है वो 178.15 रुपीज पर डॉलर है। सवाल देखते हैं। शाहीन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट। एसएल procure the material locally which then manufactured and exported to the export का केस है जनाब, मतलब रिसीट का केस है। रिसीट या एक्सपोर्ट एक ही चीज है, पैसे हमारे पास आने हैं। The management of SL is concerned over high volatility in foreign exchange rates. The receipt USD from customer is expected in 3 months. आपको 3 महीनों बाद डॉलर आने हैं 50,000। The management is considered hedge the foreign exchange risk. कैसे? कोटेड रेट देख लें। स्पॉट रेट आज का रेट है बाय और सेल, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए होते हैं। बाय रेट और सेल रेट ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सिंपल ये देना है कि जब हमने पेमेंट करनी है ना तो हायर रेट लेना है, और जब हमें रिसीट करनी है ना वो लोअर रेट लेना है। बस हम अपने हिसाब से देखेंगे। 1 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड। 1 मंथ फॉरवर्ड तो एक फितना है, इसको तो खत्म करो। 3 मंथ फॉरवर्ड हम लेंगे, फिर उसने डिपॉजिट रेट और बोरोइंग रेट दे दिया तो काम तो बहुत ही आसान। फॉरवर्ड रेट बिल्कुल आसान, सबसे आसान तरीका फॉरवर्ड होता है जी मेरे भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेक्टेड रिसीट्स, हाँ जी, $50,000 मिलने हैं। कौन सा रेट लेंगे? 177 या 178? कौन सा रेट लेंगे? लोअर रेट। बैंक खरीदेगा, हम बेचेंगे, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो कम सस्ते पे खरीदता है, महंगे पे बेचता है, और हमारे पास डॉलर आएंगे, हमने डॉलर बेचने हैं, तो लोअर रेट ले लें 177.555। $50,000 मल्टीप्लाइड बाय 177.555। लो जी, पहला पार्ट तो हमारा हो गया। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 177.555। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फॉरवर्ड के अंदर जिस रेट के ऊपर एग्रीमेंट होता है वही इफेक्टिव रेट होता है। फॉरवर्ड के अंदर जिस रेट के ऊपर एग्रीमेंट होता है वही इफेक्टिव रेट होता है, बाकी सब में हमें फाइंड करना पड़ता है।
बाकी सब में हमें फाइंड करना पड़ता है। गॉट इट? चले जी, दूसरा मनी मार्केट। लो जी, आपका मनी मार्केट वाला ना दोनों में ही, यानी पिछला इंपोर्ट वाला था, अब एक्सपोर्ट वाला भी हो गया। स्टेप नंबर 1, जब हम पैसे मिलने हो फ्यूचर में तो आज लोन ले लो। फॉरेन करेंसी में क्या ले लो? लोन ले लो। स्टेप नंबर 1, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $50,000 at the rate of foreign borrowing rate। तो लो जरा प्रेजेंट वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन बोरोइंग रेट। अच्छा, आपको ना समझ लगे ना, तो बोरोइंग हमेशा जब हायर रेट पे होती है और डिपॉजिट हमेशा लोअर रेट पे होती है। तो फॉरेन का 2.75%, 0.0275 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। लो जनाब, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.025275 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 49659, 49659। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, हाँ जी जनाब, कन्वर्ट कर दें इसको होम करेंसी में। कन्वर्ट इनटू होम करेंसी। करंट स्पॉट रेट पेपर 49659। हाँ जी, ये डॉलर है और हमें रेट गिवन है रुपीज में। कौन सा रेट लेंगे? हमारी रिसीट्स हैं और रिसीट्स में हमेशा लोअर रेट लिया जाता है, 178.650, 178.65, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। लो जनाब, कर लो मल्टीप्लाई। 49659 मल्टीप्लाइड बाय 178.650, 8871,580। स्टेप नंबर 3, ये रुपीज में आ गया। स्टेप नंबर 3, फाइंड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ लोकल डिपॉजिट रेट। वो बोरोइंग रेट लिया था तो अब डिपॉजिट रेट आना है। डिपॉजिट रेट हमेशा छोटा होता है, 8871,580 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, हाँ जी जनाब, डिपॉजिट रेट पीकेआर का 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। हाँ जी जनाब, कोई लिखवा दे आंसर इसका। 71580 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.0675 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, 902 1288, 902 1288। लो जी, ये है हमारा। अब ना सारी पेमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ना इफेक्टिव रेट से फाइंड करना आता है ना, वो ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे इफेक्टिव रेट हम बात करते हैं, इफेक्टिव रेट किस तरह से आ जाएगा? 9021288 डिवाइडेड बाय 50,000। रिसीट्स हैं, ये याद रख लें। 9021288 डिवाइडेड बाय 50,000, 180.4। अब रिसीट्स है,
लास्ट पार्ट में मैं जाता हूं कि वो कहता है नो हेजिंग। अगर कोई है नो हेजिंग, सवाल क्या पूछा है, कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। हमारे पास, मैं सी पार्ट की तरफ जा रहा हूं। फॉरवर्ड में इफेक्टिव रेट क्या है? फॉरवर्ड के अंदर, मनी मार्केट हेज के अंदर और नो हेज के अंदर। फॉरवर्ड के अंदर जो रेट होता है वही इफेक्टिव होता है। कितना था? 177.555, 177.555। मार्केट के अंदर निकला 180.4, और अगर हेज ना होता तो होता 178.15। मुझे ये बताओ कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए रिसीट के केस में? मनी मार्केट हेज मनी मार्केट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसका इफेक्टिव रेट रिसीट में सबसे ज्यादा आ रहा है। और अगर पेमेंट का केस होता फिर कौन सा बेस्ट होता? मोर बेनिफिशियल। अगर पेमेंट का केस होता तो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट होता, क्योंकि मेरा में जो सबसे कम पेमेंट बनती वो हमारे लिए बेस्ट होता। लो मेरे भाई, ये भी सवाल हमारा हो गया पूरा। ठीक है, अब जरा इसके रिमार्क्स देख लें, एग्जामिनर क्या फरमाते हैं इसके बारे में। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, बस थोड़े से रिमार्क्स है। कहता है सेवरल मिस्टेक्स वर फाउंड while determining the hedging through money market। कहता है मनी मार्केट के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी गलतियां थी। फॉर एग्जाम्पल इन सेलेक्टिंग द करेक्ट बॉर्विंग रेट एंड एक्सचेंज रेट, मेन उसी में गलती कर रहे हैं स्टूडेंट। वो रेट ढेर सारे दे देता है ना, उसको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लो मेरे भाई, आखिरी सवाल, 5 पेपर अभी हुए ही 3 हैं, तो इसलिए ये 6 नंबर का सवाल पेपर में आया था, बट स्टूडेंट से ये 6 नंबर कंट्रोल ना हो पाए। सवाल तो आसान ही था। क्या पूछता है? रिसीट, रिसीट का सवाल है। वो एक गेन या लॉस इन टर्म्स ऑफ टेक। इसका टेक ना डिफरेंट होता है थोड़ा सा, इसको पर मंथ पे डिवाइड किया जाता है, मैं अभी बता देता हूँ इसका। और कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर के, और इफेक्टिव रेट भी फाइंड करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। 1 सितंबर 22 कराची काइट्स लिमिटेड प्लान्स टू हेज द मार्केट रेट रिस्क ऑफ एन एक्सपोर्ट रिसीट। 2 मिलियन मिलना है भाई आपको, और मिलना कब है? 30 नवंबर को। 1 सितंबर 30 नवंबर, 3 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर। द करंट स्पॉट रेट इज USD 208। KK intends to hedge the currency risk through future. A future contract is for rupees 120,000. That is the contract size. And an available standard lot of 1 with a tick value of rupees 12. कहता है 12 रुपए की एक टिक वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब वो कहता है जी अक्टूबर का जो फ्यूचर है ना वो है 210, नवंबर का जो फ्यूचर है वो 213, और दिसंबर का जो फ्यूचर है वो 215। मेच्योरिटी डेट हमारी क्या है? मेच्योरिटी डेट तो हमारी 30 नवंबर है। मेच्योरिटी डेट क्या है हमारी? 30 नवंबर। कहता है द स्पॉट रेट एट 30 नवंबर इज 218.5। सबसे पहले मुझे बताएं कि हमने फ्यूचर का इन तीनों में से कौन सा रेट लेना है, बस इतना बताएं। हर बंदा अपना अपना जवाब जमा करवाए जल्दी से। हमने फ्यूचर का कौन सा रेट लेना है? जी जनाब, नहीं मिल रहा। हमारा 30 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, 30 नवंबर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 30 नवंबर का।
हमने ओपन फ्यूचर में कौन सा रेट लेना है? दिसंबर का अगर उसकी अपनी वही मैं बताने लगी, अगर उसका अपना रेट बताया हो तो वो ही रेट लेते हैं, और अगर ना बताया हो तो इमीडिएट आफ्टर वाला रेट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद 30 नवंबर का जो करंट स्पॉट रेट है वो हमारे पास है 218.15। डन। सबसे पहले तो वो कहता है कि एक्सपेक्टेड रिसीट बताएं। पहला सवाल एक्सपेक्टेड रिसीट। मुझे बताओ फ्यूचर के स्टेप याद है? हाँ जी। करेंसी हमारी डॉलर में है। सबसे पहले नंबर 1, ₹2 million नीड टू बी हेज। रुपीज नहीं, सॉरी, डॉलर 2 million नीड्स टू बी हेज। नंबर 2, हमने फ्यूचर सेल करना है ओपन पोजीशन में। फ्यूचर सेल करना है या बाय करना है वो आपने बताना है। वो डिपेंड किस पे करता होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर है, यहां पर भी डॉलर गिवन है, और ये हमें रिसीव्ड होने हैं। डॉलर रिसीव होकर एक्सपोर्ट का केस बन गया तो हमने डॉलर सेल करने हैं। डॉलर क्या करने हैं? हमने सेल करने हैं। आपको वो लेक्चर अगर आपका तैयार है तो उसमें फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट में हम डॉलर सेल करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर में है, तो हमारा क्या हो गया? सेल फ्यूचर। नंबर 3, हमने क्या लेना होता है? क्या? हाँ जी, हमने सेटलमेंट डेट वाला रेट लेना होता है, तो फ्यूचर रेट। फ्यूचर रेट कौन सा आएगा हमारा? 30 नवंबर का 213.5 रुपीज पर डॉलर। नंबर 4, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा यहां पर लोग मार खाते हैं। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 120। कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं? ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर है। देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्ट। 2 मिलियन को 120,000 पे डिवाइड करके देख लें तो कितना आंसर आएगा? 16 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 17 कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? 5वें नंबर पर आ जाओ जनाब, ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन है हमारे पास सेल फ्यूचर 213.5 रुपीज पर डॉलर। क्लोज पोजीशन बाय फ्यूचर। अब यहां पर देखें, अगर आपको उस दिन, जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका फ्यूचर रेट बताया होगा तो वही लेंगे। अगर नहीं गिवन होगा तो तब का करंट स्पॉट रेट ले लें, उस दिन का। कुछ लोग कहते हैं सर ये बताया तो हुआ है। ये उस वक्त का बताया हुआ है जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 30 नवंबर को जो डिटेल बताएंगे ना, वहां पर अगर कोई फ्यूचर रेट होगा तो क्लोज पोजीशन का वो रेट लेंगे, और अगर नहीं बताया तो करंट स्पॉट रेट ले लेते हैं 218.5। लो मेरे भाई, गेन हुआ या लॉस? गेन हुआ या लॉस? लॉस। लॉस, क्योंकि बाय कर रहे हो 218.5 का और सेल कर रहे हो 213.5 का। कितने का लॉस हो गया? 5 रुपीज पर डॉलर। लॉस ऑन फ्यूचर। डन। अब टोटल लॉस भी फाइंड कर लें।
सबसे पहले तो उसने हमसे ये सवाल जो पूछे हैं, एक तो उसने रिसीट पूछे है और फिर उसने पूछा है हमसे टेक के हिसाब से लॉस, वो अलग चीज है, और फिर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ना टोटल लॉस बता देता हूं। पहले टोटल लॉस कैसे आएगा हमारा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, और ये है डॉलर, इसका मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये है रुपीस पर डॉलर। याद रख लेना, अगर ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे ना तो आपको ये चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। एक सवाल भी हमने इससे रिलेटेड किया था। बताएं जनाब टोटल लॉस कितना आ गया, 17 मल्टीप्लाइड बाय 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10200 000। तो ये हमारा आ गया लॉस। सबसे पहले हम अपनी नेट रिसीट फाइंड कर लें, क्योंकि उसने पहला सवाल नेट रिसीट का पूछा। नेट रिसीट्स, हाँ जी, सबसे पहले तो हमारा 2 मिलियन का जो एग्रीमेंट है, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय वो उस दिन के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रिसीट है तो उसमें से लॉस प्लस होगा माइनस, माइनस सर। रिसीट है ना तो माइनस होगा। लॉस हमारे पास आ रहा है, पहले तो ये बताया ना, इसका कोई आंसर बता दे। 2 मिलियन मल्टीप्लाइड 218.5 437 मिलियन। लॉस ऑन फ्यूचर ये आ जाएगा 12000000। नेट रिसीट्स, नेट एक्सपेक्टेड रिसीट्स जी कर दो माइनस 426800000। ओके, ये पहले पार्ट का जवाब हो गया। तीसरे पार्ट का जवाब भी इसके अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव रेट फाइंड करना चाह रहा है तो क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ओके, तो करके देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट 426800000 डिवाइड बाय 2 मिलियन, तो $1 आपको कितने का पड़ा, 213.4 रुपीज पर डॉलर। अच्छा, ये 4 नंबर का ये सवाल था। एक मसला जो बच्चों से नहीं हुआ था वो था टिक, इन फॉर्म ऑफ टिक। उसका फार्मूला लिख लें, गेन या लॉस, गेन या लॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज डिवाइडेड बाय टिक वैल्यू। ये आपको ना आंसर आ जाएगा टिक फॉर्म में, पर टिक। लेकिन ये एक ही दफा सवाल में पूछा गया, मुझे नहीं लगता ये दोबारा पूछा जाए। तो आपका गेन या लॉस आया था 5 रुपीज पर डॉलर, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका 120,000 डिवाइडेड बाय टिक वैल्यू उसने दे दी थी 12 रुपए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1000000 50,000 पर टिक। अगर आपने 50,000 लॉस आ जाएगा इन टिक्स में। दूसरे लफ्जों में से हम कह सकते हैं कि 50,000 लॉस या नंबर ऑफ टिक्स इतनी हमारी लॉस होगी। लो मेरे भाई, ये सवाल के अंदर अगर आपने एग्जामिनर के व्यू देखना चाहते हो तो एग्जामिनर कहता है कि इसमें लोगों ने अगर कोई गड़बड़ की है तो सिर्फ टिक में की है। पहली बात,
सम एग्जामिनीज डिड नॉट राउंड अप, ये मैंने कहा ना बार बार गलती कर रहा है ये। 16.67 आया था ना, तो लोगों ने 17 नहीं किया, पहली गलती। दैट फ्यूचर मार्केट डू नॉट यूजुअली अलाउ पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें पता है, फ्यूचर मार्केट के अंदर हमेशा होल नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनर डिड नॉट प्रोवाइड गेन या लॉस इन टर्म्स ऑफ टेक, बहुत सारे लोगों ने ये तो प्रोवाइड ही नहीं किया। Some examinees also could not calculate the loss in rupees, failed to correct identify the selling and buying rates. कहता उन्होंने लॉस नहीं फाइंड किया ना, रुपीज में फॉर्म में नहीं किया, फिर एडजस्ट भी नहीं किया, तो एक्सचेंज रेट खराब हो गया। लो मेरे भाई, ये हमारा काम हो गया खत्म, ये केस, और कल इंशाल्लाह